नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तराखंड में आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। चमोली में आंधी तूफान से बिजली के 2 पोल और 2 पेड़ टूट गए हैं, जिससे गोपेश्वर में जाम लग गया है, तो वहीं बद्रीनाथ यात्रा भी बाधित हो गई है। तो चमोली में आंधी तूफान से बिजली के 2 पोल और 2 पेड़ टूट गए हैं, जिससे गोपेश्वर में जाम लग गया है, तो वहीं बद्रीनाथ धाम की यात्रा भी बाधित हुई है। तो चमोली में आंधी तूफान से बिजली के 2 पोल और 2 पेड़ टूट गए हैं, जिसमें गोपेश्वर में जाम लग गया है, तो वहीं बद्रीनाथ यात्रा भी बाधित बताई जा रही है। पुष्कर जी मेरे संवाददाता हमारे साथ हैं। पुष्कर, ये बताइए कि यात्रा बाधित हो गई है, कितने ऐसे श्रद्धालु हैं जो फंसे हुए हैं और इस मार्ग को खोलने के लिए क्या कोशिशें हो रही हैं? जी श्वेता, मैं आपको बता दूं, अभी भी हम चमोली में ही राष्ट्रीय राजमार्ग बद्रीनाथ का अभी भी यात्रा यहाँ पे बाधित हो रही है, क्योंकि जो आंधी तूफान यहाँ पे आया तो बिजली के 2 पोल यहाँ पे जो है उखड़ गए और 2 पेड़ भी यहाँ पे उखड़े, जिससे जो है बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह बाधित हो गए और यहाँ पे यात्रियों की जो है काफी भीड़ और काफी गाड़ियां जो है यहाँ पे जाम लगा है चमोली में। जी चलिए, पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रामनगर वन प्रभाग के फतेहपुर और कालाडूंगी रेंज के 4 हेक्टेयर से ज्यादा इलाके में आग लगी हुई है, जिससे वन संपदा को भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल वन विभाग की 8 टीमें आग को बुझाने की कोशिशों में लगी हुई हैं, लेकिन अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका और आसपास के इलाके भी धुएं से भर गए हैं। वन विभाग के मुताबिक आग बुझाने में अभी और वक्त लग सकता है। आपको बता दें, ये इलाका कॉर्बेट से सटा हुआ है और इन जंगलों में वन्य जीवों और पक्षियों की कई प्रजातियां प्रवास करती हैं, जिन्हें आग से नुकसान पहुंचने की आशंका है। रामनगर के कालाडूंगी में एक आग लगी हुई है, याल के बौर नदी के पास, और 2 जगह आग फतेहपुर में दमवा डूंगा और चौसला के पास लगी हुई है। तो ये 2-2 हेक्टेयर 1-1.5 हेक्टेयर इस तरह से करके ग्राउंड फायर है। तो झाड़ियों में और नीचे जो साल के गिरे हुए पत्ते रहते हैं उसमें आग लगी है। तो धीरे धीरे सुलगने की वजह से धुआं बहुत ज्यादा हो रहा है। कालाडूंगी में 3 टीमें लगी हुई हैं, 5 टीमें इसमें फतेहपुर में है, जो कि बारी बारी से जाके आग बुझा रहे हैं। उधर चमोली के नेल कुड़ाव और छिनका के जंगलों में शुक्रवार रात से आग लगी हुई, जिससे लाखों की वन संपदा खाक हो गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि आग बुझाने में वन विभाग के कर्मचारी सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिससे बस्तियों तक में ये आग फैल गई। वहीं वन्य जीवों का जीवन भी संकट में है। ग्रामीणों का कहना है कि वो अपने संसाधनों के बूते आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। ये शाम को 7 बजे से आग लगी है, लेकिन अभी तक कोई सुध नहीं ले। वन विभाग को भी हमने बहुत बार फोन किया है, लेकिन अभी तक कोई उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया। आज शाम से हम लगे पड़े हुए हैं, हो सकता है और बस्ती तक भी पहुंच गई है आग। अब देखते हैं, पता नहीं रात तक भी नहीं सो पाएंगे। आग बहुत ज्यादा लग चुकी है और यहाँ पे निकटी में बस्तियां रहती हैं, गाँव बसे हुए हैं और वहाँ तक आग पहुँचने का खतरा बन चुका है अभी तक। इधर गंगा में प्रदूषण फैलाने वाले होटल और उद्योगों पर एनजीटी ने सख्त रुख अपना लिया है, जिसको लेकर हरिद्वार में कार्रवाई की गई। यहाँ मानकों की अनदेखी करने पर 5 सितारा होटल रेडिसन सील कर दिया गया है। यह है हरिद्वार का होटल रेडिसन। ये धर्मनगरी हरिद्वार का अकेला 5 सितारा होटल है। आरोप है कि होटल प्रदूषण नियमों की लगातार अनदेखी कर रहा था, जिसके बाद होटल को नोटिस जारी किया गया, लेकिन फिर भी अनदेखी होने पर एनजीटी ने कड़ा रुख अख्तियार किया और होटल को सील करने के आदेश दिए, जिस पर अमल करते हुए राजस्व विभाग और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम ने भारी सुरक्षा बल की मौजूदगी में ताले जड़ दिए। जनवरी में इनको एक कारण बताओ नोटिस दिया गया था। ये अपना गंदा पानी सारा पीछे नाले के माध्यम से सूखी नदी में डाल रहे थे और इसमें माननीय हरित प्राधिकरण ने बहुत सख्त संज्ञान लिया है। उसके पश्चात एक केंद्रीय समिति ने इनका निरीक्षण किया, जिसमें उस सौगात नोटिस की पुष्टि हुई। उस टाइम भी ये पानी गिरता हुआ पाया गया और उसके क्रम में इनको एक क्लोजर आदेश 14 मई में जारी किया गया, जिसका अनुपालन इनके द्वारा वर्तमान तक न होने की स्थिति में अब प्रशासन के माध्यम से इसको सील कराया जा रहा है। हालांकि होटल प्रबंधन ने सील बंद की कार्रवाई को गलत बताया और दावा किया कि उनके पास वो सभी पेपर मौजूद हैं जो नियमों के पालन करने की तस्दीक करते हैं। मेरे पास कोई नोटिस नहीं है ग्रीन ट्रिब्यूनल का।
जो कार्रवाई हो रही है, हमारे पास इन हाउस एसटीबी प्लांट भी है। सारे हमारे पास जो हमारे कॉम्प्लायंसेस थे गवर्नमेंट के वो हमारे हैं और हम लॉ अबाइडिंग पर्सन हैं। जो भी लॉ के अगेंस्ट हम कोई काम नहीं करते, हम जो लॉ की मतलब हम लॉ अबाइडिंग पर्सन हैं। उधर होटल की सील बंद से वहां ठहरे लोगों को खासी दिक्कतें पेश आई। लोगों के मुताबिक होटल प्रबंधन ने ग्राहकों के साथ धोखा किया और सच छुपाया, जबकि उन्हें सील बंद की कार्रवाई को देखते हुए बुकिंग नहीं लेनी चाहिए थी। कल शाम को 4 बजे मेरी बुकिंग कंफर्म की है। अभी ये यहाँ पे आए हैं तो ये कह रहे हैं सॉरी भी हमारा प्रॉब्लम है कोई, तो ये तो इनको कल को भी मालूम होगा बुकिंग क्यों लिया इन्होंने, ये लेना नहीं चाहिए था बुकिंग। हरिद्वार और ऋषिकेश के गंगा तटों पर कई आश्रम, धर्मशालाएं और होटल बने हुए हैं, जो कि प्रदूषण नियमों की भारी अनदेखी कर रहे हैं। होटल रेडिसन पर हुई कार्रवाई के बाद ऐसे आश्रम, होटल और धर्मशालाओं पर भी आने वाले दिनों में कार्रवाई हो सकती है। इस कार्रवाई से होटल लॉबी अचंभित है। यहाँ होटल में ठहरे लोग परेशान हैं कि अब वो जाएं तो जाएं कहाँ। साथ ही होटल मालिक का ये भी कहना है कि हम सारे नियमों को फॉलो कर रहे हैं और ये कार्रवाई गलत है। लेकिन ग्रीन ट्रिब्यूनल की इस कार्रवाई से जो तरह का हड़कंप मचा है और इस कड़ाई से ग्रीन ट्रिब्यूनल की अगर आगे भी भविष्य में इसी तरीके के सील बंदी होती रही तो गंगा को पोल्यूशन से मुक्ति मिल सकेगी। नरेश गुप्ता, जी मीडिया, हरिद्वार। उधर प्रदूषण नियमों का पालन नहीं करने के मामले को लेकर एनजीटी ने ऋषिकेश स्थित कंट्री इन डिवाइन रिजॉर्ट, एमरेस होटल, हरिद्वार स्थित बीएचईएल और अमने मेटल फैक्ट्री को कारण बताओ नोटिस जारी किया। दरअसल इन होटलों और प्रौद्योगिक इकाइयों का सीवेज सीधे गंगा में गिराया जा रहा है, जिससे गंगा में प्रदूषण बढ़ रहा है। 12 ऐसे रेस्टोरेंट्स तो नहीं कहूंगा, बट होटल और इंडस्ट्रीज अगर आप करेंगे तो हमने 10 को शोकॉज नोटिस किया है। उस रिपोर्ट के आधार पे 2 को हमने क्लोजर डायरेक्शन दिया है और आगे अभी एक टीम और बनी हुई है, वो पूरा कंप्लीट सर्वे करेगी। अभी उन्होंने 1/4 सर्वे किया है और उसके लिए 3 महीने का समय मांगा है, क्योंकि उसमें भी भारत सरकार के प्रतिनिधि हैं, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि भी हैं, यहां से हमारे राज्य सरकार के प्रतिनिधि हैं और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि हैं। तो वो लोग अपना कुमाऊं, गढ़वाल, विशेष करके हरिद्वार, ऋषिकेश, यहाँ की इंडस्ट्रीज भी, आश्रम भी और इसी तरह बेसिन वाइज कुमाऊं का भी वो कंप्लीट सर्वे कर रहे हैं। उस कंप्लीट सर्वे के बाद जो स्थिति बन के आती है उसकी रिपोर्ट के आधार पर फिर बोर्ड कार्रवाई करें। तो वहीं वाणिज्य कर विभाग ने भी प्रदेश भर में फर्जी बिलों के आधार पर आईटीसी पर क्लेम करने वाले व्यापारियों पर कार्रवाई की, जिसमें हरिद्वार और रुड़की के 19 और उधम सिंह नगर के 5 और देहरादून के 3 व्यापारी शामिल हैं। नियमों के मुताबिक अगर राज्य में ही कोई फर्म सामान खरीद कर प्रदेश में ही बेचती है तो उसे आईटीसी का लाभ मिलता है, लेकिन जांच में पता चला है कि फर्जी बिल बनाकर सरकार को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। टैक्स चोरी करने वाले ऐसे व्यापारियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया गया। उनके द्वारा जो ये किए गए हैं, जो व्यापार किए गए हैं, उसका जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तब वो इन्वेस्टिगेशन में यह पाया गया कि इन लोगों ने फर्जी तरीके से बिल लगाते हुए बहुत ही बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में कर अपवंचन किया गया था और उसके लिए जो है फ्रॉडलेंट उन्होंने फॉर्म्स लगाए थे, कुछ गलत प्रकार से रजिस्ट्रेशन भी प्राप्त कर लिए थे। तो चूंकि यह मामला जो संज्ञान में आया हुआ था तो ये इकोनॉमिक ऑफेंस है, तो हमारे अधिनियम के तहत हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, साथ में टैक्स रिकवरी की भी जो है उसमें हम लोग प्रक्रिया कर रहे हैं। पहाड़ों पर इन दिनों मौसम सुहावना है, लेकिन गैरसैंण के मुद्दे ने राजनीति को गरमा दिया है। जहां कांग्रेस के नेता गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ग्रीष्मकालीन राजधानी के पक्ष में है। प्रदेश गठन को 15 साल होने को है, लेकिन अब तक उत्तराखंड की स्थायी राजधानी सुलझा नहीं है। हालांकि राज्य विधानसभा के अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल का कहना है कि गैरसैंण में जो निर्माण हो रहा है वो उसे स्थायी राजधानी की ओर ले जा रहा है, जबकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद प्रदीप टमटा का कहना है कि राज्य की अब तक स्थायी राजधानी घोषित नहीं हुई है, लिहाजा गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित किया जाए। गैरसैंण में जो निर्माण हो रहा है वो स्थायी राजधानी के दिशा की ओर बढ़ रहा है और मेरा ये निश्चित रूप से मानना है कि भविष्य में
सरकार को निश्चित रूप से गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करनी पड़ेगी और उसी से हमारे इस पर्वतीय क्षेत्र का हित होगा, पूरे प्रदेश का हित होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया जाए, उससे भी काम चलने वाला नहीं, क्योंकि ग्रीष्मकालीन राजधानी तब सवाल होती है जब आपकी स्थायी राजधानी कहीं पर बंद की होती है। तो उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के सवाल को भी हल किया जाए और हम समझते हैं गैरसैंण उस बात का प्रतीक है, पर्वतीय राज्य का, हिमालयी राज्य का। तो गैरसैंण को स्थायी राजधानी मेरे ख्याल से जब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर बन चुका है उसको घोषित करने के लिए पहल करनी चाहिए, कदम उठाना चाहिए। उधर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी का कहना है कि गैरसैंण में पहले व्यवस्थाएं जुटाई जाएं, फिर राजधानी के मुद्दे पर चर्चा हो। हालांकि उन्होंने कहा कि वो ग्रीष्मकालीन राजधानी के पक्ष में हैं। पहले व्यवस्था ठीक करनी चाहिए थी, गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी बने, हमारा भी इसमें सहमति है, लेकिन ऐसे नहीं कि केवल नारेबाजी से कि मजदूरों को वहाँ पानी नहीं मिल रहा है और तो वो कैसे बिल्डिंगें बनेंगी। उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है और इसके 13 में से 9 जिले पहाड़ी हैं, जबकि 2 जिले पहाड़ी और भावर इलाके में पड़ते हैं। वहीं 2 जिले ही ऐसे हैं जो मैदानी क्षेत्र के हैं। गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग करने वालों का तर्क है कि पहाड़ी राज्य की राजधानी पहाड़ में बनने से पहाड़ों का विकास होगा और पलायन में भी कमी आएगी। अल्मोड़ा से देवेंद्र विष्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने प्रदेश सरकार पर हल्ला बोला। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में भूमाफिया, खनन माफिया और शराब माफियाओं को संरक्षण मिल रहा है, तो वहीं प्रदेश में भ्रष्टाचार भी चरम पर है। भगत सिंह कोश्यारी के मुताबिक इससे प्रदेश में मुश्किलें पैदा हो रही हैं, लोग परेशान हैं। तो वहीं उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य को मिलने वाले बजट को 15,000 से बढ़ाकर 40,000 कर दिया। भगत सिंह कोश्यारी के मुताबिक इसके बावजूद राज्य में विकास कार्य प्रभावित हो रहा है। वो जितना मीठा बोलते हैं, जितना लोगों के कंधों में हाथ रखते हैं, उतना ही उनके अंदर ऐसे जो भू माफिया है, जो खनन माफिया है, जो शराब माफिया है, उनको वो प्रश्रय देते रहते हैं। आप खुद देख रहे हैं, अब तो हाईकोर्ट ने भी आज मैं पढ़ रहा था कि सारे अधिकारियों को बुला दिया कि तुमने प्राइवेट लोगों को कैसे खनन का सब कुछ दिया है। जो खेल चल रहा है वो पहले अपने घर को तो देखें, किस प्रकार से प्रदेश को बर्बाद कर रहे हैं। तो उधर नैनीताल में बीजेपी के नेता सतपाल महाराज ने हरीश रावत सरकार पर हल्ला बोला। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि हरीश रावत 200 से ज्यादा लाल बत्तियां बांट चुके हैं। उन्होंने कहा कि हरीश रावत विकास को तरजीह देने के बजाय अपनों को खुश करने में लगे हुए हैं। मैं समझता विकास के जो मुद्दे और जो पैसा जो है इस राज्य का एक एक पाई जो है लोगों के पुनर्वास के लिए खर्च होना चाहिए। जो यहाँ बेघर हो गए हैं, जिनके मकान उजड़ गए हैं, जिनकी खेती उजड़ गई है, उनको बसाने के लिए खर्च होना चाहिए। वो ना खर्च होकर के आज 200 व्यक्तियों को भी, उससे भी ज्यादा लोगों को लाल बत्ती बांटी जा रही है। तो केवल एक व्यक्ति को प्रसन्न करने का प्रयास किया जा रहा है, कुछ लोगों के समूह को। और स्वयं आप जानते ही हैं कि रावत जी तो लाल बत्ती के विरोधी थे, आज स्वयं जो है 200 से ऊपर लाल बत्ती बांट चुके हैं और राज्य का पैसा जो है इन लोगों पर खर्च हो रहा है। प्रदेश में अनिवार्य चकबंदी कानून लाए जाने की तैयारी की जा रही है। प्रदेश के कृषि मंत्री हरक सिंह रावत के मुताबिक राज्य में पलायन रोकने के लिए खेती को कमाई का जरिया बनाना जरूरी हो गया है। उनके मुताबिक चकबंदी का ढांचा तैयार कर लिया गया है। हरक सिंह के मुताबिक प्रदेश में खेती के बेहतर प्रबंधन से पशुपालन और उद्यान और नगदी खेती को बढ़ावा मिल सकेगा। नैनीताल के सेंट जोसेफ कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, जिसमें स्कूली बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। तो वहीं जिम्नास्टिक, मोटरसाइकिल रैली के साथ ही करतब दिखाए गए। तो वहीं वंदे मातरम की धुन भी गूंजी। बच्चों के जोश और हैरत अंगेज करतबों को देखकर वहां मौजूद लोग भी दंग रह गए। स्कूल के प्रिंसिपल ने भी बच्चों के इस परफॉर्मेंस को बहुत सराहा।